बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेयर अलायंस मूवमेंट का क़याम वो इस तरीके से अमल में आया कि जब माली लेन देन में बहुत ज़्यादा ख़राबी पैदा हो गई तो एक ग्रुप ने ये सोचा कि इस तरह बिज़नेस का काम नहीं चलेगा। उन्होंने कर्नल इशफाक साहब की मौजूदगी में और उनकी सदारत में इस ग्रुप को कायम किया और फेयर अलायंस मूवमेंट का मंशूर वो उन्होंने नोट किया, उसको लिखा, उसकी तशहीर की, जिसके मुताबिक मुख्तसर अल्फाज में ये था कि हमने दयानतदाराना जो बिज़नेस है उसकी हमायत करनी है, उसके साथ खड़ा होना है, सच के साथ खड़ा होना है, इंसाफ के साथ खड़ा होना है और किसी भी माली बेज़ाब्तगी जो है उसका साथ नहीं देना। और उसको अगर कोई ऐसी सूरत पैदा होती है तो जिसके साथ ये ज़्यादती होगी हम उसके साथ खड़े होंगे। जब ये क़याम अमल में आया तो उस वक़्त इलेक्शन का किसी के वहमो गुमान में नहीं था। जब इनकी तशहीर होना शुरू हुई तो उसके तकरीबन 2 हफ्तों बाद अचानक इलेक्शन का ऐलान कर दिया गया। अब फेयर अलायंस मूवमेंट के पास कोई चॉइस नहीं थी कि वो इसमें हिस्सा न लें, क्योंकि वो एक बड़े ग्रुप जो बिज़नेस से रिलेटेड था उसकी क़यादत कर रहे थे और उन्होंने इस मौका को इस तरह लिया कि अब हमने इसमें अपने मेंबरान जो हैं वो खड़े करने हैं और हमने इंशाअल्लाह इसमें हिस्सा लेना है। मेंबरान जो हैं वो हमारी तकमील उसकी हो चुकी है, लोगों के सामने आ चुके हैं और अल्लाह के फ़ज़ल से जो बेस्ट मेंबर हो सकते थे वो हमने इस अखाड़े में उतारे हैं। अब माली लिहाज से जो मसाइल हुए हैं उनका एक बर्ड आई व्यू, एक सरसरी जायज़ा जो है वो आप सब के सामने पेश करते हैं। तो मैं सबसे पहले दावत दूंगा शहजाद भाई को कि जो उनका मामला था वो उसके मुतल्लिक़ आपको ब्रीफ़ करें और उसके बाद बाकी दोस्त जो है इस हवाले से बात करेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, कर्नल साहब ने हमारी हमायत की और हमारे साथ स्टैंड लिया। काफ़ी टाइम पहले जब सिटी हाउसिंग खारियाँ की एक डील आई थी, ठीक है, उसमें हमने इत्तेहाद ग्रुप के जो सदर नॉमिनेट हुए हुए आतिफ भुट्टा साहब, उनके साथ हमने शिरकत की थी उस डील के अंदर और उनके हम सेल पार्टनर्स बने थे सिटी हाउसिंग खारियाँ की प्लेटिनियम डील में। आज डील क्लोज़ हुए 3 से 4 माह हो चुके हैं। हमारी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट भी हर तरफ से हमने उनको रिक्वेस्ट भी की है कि हमारे मामलात उनको क्लियर किया जाए ताकि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो हमारे घर तक आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जा रहा है। ठीक है, मैं एक यंगस्टर हूँ और सिटी हाउसिंग में 4 साल से काम कर रहा हूँ और ये मेरा एक पहला स्टेप था, सेकंड स्टेप था डील की तरफ। और यकीन माने कि काफ़ी ज़्यादा इसमें हमने अपने इन्वेस्टर्स को फेडअप किया है और हमारे इन्वेस्टर बिल्कुल हमारे से खुश नहीं हैं। और अगर ये मामलात मेरे क्लियर नहीं होते, यकीन माने कि मैं आने वाले टाइम में सिटी हाउसिंग में काम नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अच्छा खासा इस डील में लॉस हो रहा है। ठीक है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आतिफ भुट्टा साहब से कि मेरे जितने भी मामलात हैं काइंडली जो मेरा हक़ बनता है वो मुझे दिया जाए। वो उनको मैंने इन्फॉर्म भी कर दिया है, उनको हर चीज़ का पता भी है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट ये इस प्लेटफॉर्म से कि मेरे मामलात क्लियर किए जाए। थैंक यू वेरी मच। नॉमिनेशन आप बोलेंगे या मैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम एहसन साकिब डार और प्रॉपर्टी फेयर डीलिंग के प्लेटफॉर्म से मैं हाज़िर हूँ और यहाँ पे कर्नल शमीम साहब ने मुझे ये मौका दिया, मैं इनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ।
मेरा जो मौक़िफ़ है वो ये है कि फरवरी के एंड में और मार्च के स्टार्ट में मेरा आतिफ भाई से बहुत अच्छा लेन देन था, बहुत अच्छे तरीके से मैं उनके साथ चल रहा था और उनके पास बैठा था। उन्होंने मुझे बोला, एहसन भाई हम एक डील ले रहे हैं, उसमें आप मुझे पैसे दरकार हैं। मैंने पूछा कितने पैसे, उन्होंने बोला 2 से 3 करोड़। मैंने बोला कब चाहिए, कहते हैं शाम को 5 बजे तक। 11 बजे का टाइम था, 4 बजे मैंने उनको 1 करोड़ 60 लाख रुपए की अमाउंट ला के दे दी, जिसकी गर्ज इन्होंने मेरे से ये एग्रीमेंट किया कि एहसन भाई आपका इंशाल्लाह ये जो रमज़ान आ रहा है उसके आखिरी अशरे में विद प्रॉफिट आपको बाहर निकालूंगा। इसमें हमारी इन्वेस्टमेंट उन्होंने ली, ना कि मैंने उनसे कोई फ़ाइल की डील की। फिर जब मैंने उनको काफ़ी ज़्यादा जो उनके दोस्त थे, करीबी दोस्त थे, मैंने उनसे रब्ता किया। जब बारहा दफ़ा इनको कहने के बावजूद ये टाल मटोल तारीख़ पे तारीख़ देते गए मुझे, तो मैंने फिर दोस्तों से रब्ता किया। दोस्तों ने बोला जी आपकी तो फ़ाइलें क्लियर हैं, आपकी तो फ़ाइलें क्लियर हैं, आपने पेमेंट दे के फ़ाइलें ले ली हैं। हालांकि हुआ ये था कि 12 दिन बाद उन्होंने मुझे फ़ाइलें दी और वो फ़ाइलों उन्होंने मुझे एज़ आ मानतन दी। जब मुझे दी तो मैंने इन्हें बोला कि आतिफ भाई मैं फ़ाइलें नहीं सेल कर सकता, ये वाली फ़ाइलें मैं नहीं सेल आउट करूँगा। उन्होंने बोला कोई बात नहीं यार, मैं करके दूंगा, इन्वेस्टमेंट आपकी मैं बाहर निकालूंगा। ये मेरा उनका एग्रीमेंट था। और उसके बाद उनका टोटल जो रिकॉर्ड है वो मेरे पास व्हाट्सएप में मौजूद है उनका। वो फिर ऐसी साथ साथ चला के मुझे लेके चलते गए। 10 महीने का टाइम पूरा हो चुका है। वो मुझे स्टिल आज फिर 15 तारीख दे रहे हैं कि 15 तारीख को आप अभी खामोश रहें, 15 तारीख को इंशाल्लाह हम आपको पेमेंट दे देंगे। और मुझे एक भाई है, मैं नाम नॉमिनेट नहीं करूँगा, उन्होंने जब हम एप्लीकेशन दायर करने गए उधर मुझे आतिफ भाई मिले। आतिफ भाई ने मुझे बोला कि यार मैं आपके मामला सेटल डाउन करवा दूँगा। तो उस बंदे ने मेरे से एग्रीमेंट किया कि कल 5 बजे तक वेट करो, मैं आपका मामला सॉर्ट आउट करवा दूँगा। लेकिन 5 बजे बजने तक मैंने उस भाई को मैंने 2 फ़ोन किए। उन्होंने बोला मैं आपके ऑफ़िस में आ रहा हूँ। उसके बाद ना मेरे ऑफ़िस आए हैं, ना उन्होंने कोई रब्ता किया है। और ये मेरा मौक़िफ़ है। मेरी सोशल मीडिया के थ्रू ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि हमारी दाद रसाई की जाए। ये जो हमारे साथ हो रहा है, हमारे इन्वेस्टर्स के पैसे थे, इन्वेस्टरों तक की मैं उन्हें उससे डे बाय डे बताता रहा हूँ। किसी बंदे को आज दिन तक ये फ़र्स्ट मौक़िफ़ मेरा जा रहा है इस सोशल मीडिया के थ्रू कि ये मेरा फ़र्स्ट मौक़िफ़ है कि ये जो आज ये बात है ये फ़र्स्ट टाइम सब डीलर्स को पता चलेगी। ये जो ग्रुप में आके बोल रहे हैं ना कि एहसन भाई आपका तो मौक़िफ़ ही नहीं है, आपने तो फ़ाइलें ली हुई हैं। भाईजान मेरी फ़ाइलों की कोई डील ही नहीं थी। ये मेरा ओपनली आज मैं आप सब के सामने जो बयान कर रहा हूँ, ये सारी हमारी डील थी, ये हमारी सारी बात है। और जो मैंने 7 फ़ाइलें सेल आउट की हैं, इसमें 3 फ़ाइलें आतिफ भाई ने भी सेल आउट करवाई हैं, वो भी नुकसान के ऊपर। और बाकी जो फ़ाइलें मैंने सेल आउट की हैं उसमें पर फ़ाइल में मुझे 70,000 रुपये का लॉस है। लेकिन मैं लॉस नहीं कर रहा, मैं कुछ भी नहीं आपसे कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी रकम जो है, और मैंने जब इन्वेस्टमेंट की थी उस टाइम डॉलर 175 रुपये का था। आज डॉलर किस रेट पे है उस वक्त की आप काउंट कर लें कि उस टाइम की रेट क्या था और आज उसकी वैल्यू क्या है। और मुझे अब ये मेरे पैसे प्लस जो प्रॉफिट है ये मैं डिमांड करता हूँ कि मुझे पूरा किया जाए। थैंक यू वेरी मच। माजरत के साथ मैं अपनी 2-3 चीज़ें हैं वो ऐड करना चाहता हूँ कि जब मैंने आतिफ भुट्टा साहब को अमाउंट दिया है, वो अमाउंट एक 5 करोड़ 28 लाख रुपए की है। पहले तो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं था किया जा रहा कि जो मेरा हक़ मैंने उनको 98,50,000 का बताया गया कि वो मेरा नहीं बनता। उसके बाद ये चीज़ें एक्सेप्ट की गई। मेरे ऑफिस में आके मुज़ाकरात किए गए कि हम आपको 4 मरला और 6 मरला 4 मरला हाइट पार्क और 6 मरला खारियाँ ये आप सेल कर लें। 65 लाख रुपया आप इन दोनों में से सेल करके, कोई भी फाइल सेल होती है 65 लाख रुपया आप रख लें। सेकेंडली उसके बाद उन्होंने बोला, मैंने पूछा कि ऊपर जो अमाउंट है अब्बा वो मुझे आप कब देंगे। उन्होंने बोला कि ऊपर वाली अमाउंट हम इलेक्शनों के बाद आपको देंगे या डिसाइड करेंगे। ठीक है। उसके बाद ये मुज़ाकरात हुए। उसके चंद दिनों 3 से 4 दिन बाद आतिफ भुट्टा के ही इत्तेहाद ग्रुप के ही कुछ उम्मीदवार, उनके साथ मेरी मीटिंग हुई एक दोस्त के थ्रू। एक घर में हम बैठे और वहाँ पे जो एक वोट की डिस्कशंस हो रही थी, उसमें उन्होंने बोला कि आपका तो हमने मामला ही हल कर दिया। मैंने उनसे पूछा मेरा मामला हल क्या किया। उन्होंने वो जो ज़ीरो से बात थी उन्होंने वो मेरे सामने रख दी कि ये मामला हल है।
उसके बाद मैंने उनको बताया कि मेरा आतिफ के साथ ये चीज़ें डिसाइड हो गई हैं। जो उन्होंने फ़ाइल मुझे सेल करने के लिए बोली या वो ख़ुद सेल करेंगे, उन्होंने बोला कि मैंने उनको ये रिक्वेस्ट की कि मेरे नाम पे ये पूरी फ़ाइल लगा दें, मेरे से स्टाम्प रिटर्न ले लें, 4-5 गवाह उसके अंदर रख लें कि कल को ये फ़ाइल मैं सेल नहीं करूँगा आपकी परमिशन के बगैर। लेकिन मेरे इन्वेस्टरों ने मुझे ये प्रेशर किया कि इलेक्शन से पहले आप ये फ़ाइल अपने नाम पे लगवा लें ताकि हम सिक्योर हो जाए, हमें कोई परेशानी ना हो। आप पे हमें ट्रस्ट है, आपके आगे जो बंदा है हमें उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद जब उन्हीं के जो गैदरिंग में बैठ के डिस्कस हो रहा था, उन्हीं के एक बंदे ने आतिफ भाई को कॉल करके उन्होंने पूछा कि शहजाद आपको ये चीज़ कह रहा है। उन्होंने बोला कि फ़ौरन फ़ोन से आवाज़ उनकी बाहर आ रही थी। उन्होंने उसी टाइम मुंह पे बोल दिया कि ये झूठ बोल रहा है। उसके बाद एक तो मुंह पे झूठ बोल दिया। ये जो चीज़ उनके साथ मेरी डिस्कस हुई थी मेरे ऑफिस में बैठ के, वो वहाँ पे खान जमील साहब भी मौजूद थे और वो भी इस चीज़ को एग्री करेंगे और प्रूफ भी मेरे पास उस चीज़ के हैं। और दूसरी बात, उन्होंने जब मुंह पे उन्होंने कॉल की तो वो उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि ये झूठ बोल रहा है। उसके बाद वो दोस्त मुझे लेके मेरा बाहर गया, पीछे से इन्होंने खान जमील जो आतिफ को रब्ता किया, उसने बताया कि ये मेरी बात इसके साथ हुई या ये उनकी अपनी पर्सनल डिस्कशंस हुई थी। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप वो 4 मरला हाइट पार्क पे आए कि आप 4 मरला की आपकी बात हुई थी, 6 की नहीं थी हुई। करते करते वो 6 मरला पे आ गए, ठीक है। वो बात को इन्होंने एक्सेप्ट किया। उसके बाद कहते हैं कि आधा प्लॉट आपके नाम पे लगवा देते हैं, आधा प्लॉट आतिफ के नाम पे लगवा देते हैं। मैं इस चीज़ को एग्री नहीं था कर रहा। उसके बाद 3-4 दिन आगे पीछे से हमने भी कंटेक्ट करने की कोशिश की कि हमारे मामलात हल हो, उस तरफ ना जाएं। मैं फेयर अलायंस का एक मेंबर हूँ, ठीक है, और मुझे अपनी फेयर अलायंस पे यकीन है और मेरे साथ इस टाइम फेयर अलायंस के तमाम उम्मीदवार सदर जितने भी खड़े हैं वो मेरे साथ स्टैंड पे हैं। सेकेंडली, जब हमने एप्लीकेशन दी और मुझे एप्लीकेशन देने के बाद उस तरफ से धमकियाँ आई कि आपको हम पहले आधा प्लॉट दे रहे थे, अब आपने दे दिया एप्लीकेशन, हम अब आपको 1 रुपया भी नहीं देंगे, अब ले सकते हो तो लेके दिखाओ, ठीक है। मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और आतिफ भाई को भी इस चीज़ का पता है। मेरे इन्वेस्टर डायरेक्टली भी आतिफ के साथ कांटेक्ट में गए हैं कि हमने शहजाद से पैसे लेने हैं, ठीक है। मैं आतिफ भाई को सारे मामलात क्लियर हैं, उनको पता है कि मेरे ऊपर इन्वेस्टर का कितना प्रेशर है, ठीक है। मैं पर्सनली भी उनको मिल के रिक्वेस्ट कर बैठा हूँ कि मेरी आप जिन के मामलात हैं, मैं कोई प्रॉफिट नहीं मांग रहा अपना, कोई मैं ये नहीं मांग रहा कि मेरे पास पैसे आ जाए मैं अपनी पॉकेट में डाल लूँ। मैं कह रहा हूँ इतना मुझे कर दिया जाए कि मैं अपने इन्वेस्टर्स को जिनकी जितनी अमाउंट बनी है उनको दे के वाइंड अप करूँ। तो अभी तक उन्होंने कोई इस तरह के मामलात नहीं किए। मैं इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्द से जल्द इलेक्शन से पहले इसका कोई नतीजा निकाला जाए, हमारी बैठ के या जिस तरह भी उनको ठीक लगता है जो उनके बायलॉज में है उसके मुताबिक इसको हल किया जाए। थैंक यू सो मच। रेड कारपेट पहना पाओ ना के बंदा पारा सारा रोक लो ना। नहीं कोई बात नहीं, आप शुरू करके भाईजान। चलो शुरू करो। जी अस्सलाम वालेकुम। ऐसा है कि जी कुछ दिनों से ग्रुप में एम्स प्रॉपर्टीज़ वाले मुख्तलिफ़ किस्म की बातें कर रहे हैं जो सरासर गलत बातें हैं और मेरी स्टेट फैज़ रियल स्टेट को वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। फैज़ रियल स्टेट ने आज तक जितने भी डीलर भाइयों के साथ काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह नीट क्लीन काम किया है और इंशाल्लाह पूरा सिटी हाउसिंग इस चीज़ की गवाही देगा। हमारा एक मामला था एम्स प्रॉपर्टी से। जब मैंने एम प्रॉपर्टी से रब्ता किया तो उसने मुझे बार बार टाइम दिया, 1 परया 2 परया 3 परया 4 परया, उसने कोई भी इसका सलूशन ना निकाला। फिर मैं प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के पास एप्लीकेशन लेके पहुंचा, उनको एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन दे के मैंने कहा जी मेरा ये मामला ख़त्म करवाया जाए। एम्स प्रॉपर्टी ने मेरे पैसे देने हैं और वो देने से इनकारी है और बदतमीज़ी कर रहा है। फिर प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन सिटी हाउसिंग जेलम ने उनमें कर्नल शमीम साहब, शेख वाहिद गोगा साहब, नसीम साहब, अलियास डार साहब
और आमर कुरैशी साहब, इन्होंने एक दफ़ा पर्या की पंचायत बुलाई, फिर दूसरी दफ़ा बुलाई और फिर इसमें फ़ैसला हुआ जी जो आपके पास प्रूफ है वो ले आएँ, हम बैठ के फ़ैसला करेंगे। जो पंचायत बैठी उसमें मैंने सब लोगों को मुखातब होकर बोला कि आज 2.5 महीने हो गए, 2.5 से 3 महीने हो गए हैं ये शोर मचा हुआ है, तो इसको आज हल करना है, जो भी होता है जैसा भी होता है। और मैंने इनको बोला कि अगर मैंने इसको पैसे देने हैं तो ये अपने प्रूफ ले आए, जितने प्रूफ ले के आएगा उसी टाइम मैं इसको पैसे देने का पाबंद हूँ, वो चाहे 1 लाख हो, 1 करोड़ हो या 10 करोड़ हो, आज मैं वो दे के उठूँगा। ये बात सिर्फ बात करने की हद तक नहीं थी, ये जो बंदे नुमाइंदे उधर बैठे थे पंचायत में, उनसे मैंने बात की और ये बात हक और सच पे मबनी थी। जब पंचायत ने फराज जैदी से चीज़ों के बारे में पूछा तो उसके पास कोई भी प्रूफ नहीं था और सारी की सारी झूठी चीज़ें थी और ब्लेमबाजी थी, जिस पर पंचायत ने उसके हक में फ़ैसला नहीं किया। पंचायत ने बोला और मैं उस पंचायत ने सबसे पहले फ़ैसला किया कि हम जो फ़ैसला करेंगे वो दोनों फ्रीक हैं, अगर उनको मंजूर हुआ तो ठीक है, वरना हम ये पंचायत का फ़ैसला नहीं करते। तो फिर मैंने और फराज जैदी ने ये बोला जी हमें पंचायत का जो फ़ैसला होगा मंजूर होगा, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। उस सूरत में फ़ैसला हुआ, मेरा 2 करोड़ 21 लाख रुपया था, जिसमें 50 लाख रुपया कर्नल शमीम साहब के पास था, बाकी 1 करोड़ 71 लाख रुपया बनता था। उसमें से कुछ पैसे पंचायत वालों ने बोला कि नहीं देने, 1 करोड़ 32 लाख रुपया जो बाकी बनता था वो फराज जैदी देगा। फराज जैदी ने इस बात को एक्सेप्ट किया और ये बोला कि मेरा शकील के साथ आज के बाद कोई लेन देन नहीं और ना शकील मेरे साथ किसी लेन देन का मुतालबा करे। इसके बावजूद कि मैंने फराज जैदी लोगों से और भी पैसे लेने हैं, पर मैंने पर्या की फ़ैसले को आमीन किया और मैंने उससे कोई भी अपने पैसों का मुतालबा नहीं किया, इसलिए कि पंचायत ने फ़ैसला कर दिया था और वो फ़ैसला मेरे पास लिखा हुआ है। ये वो फ़ैसला है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये मामलात हमारे क्लियर है। उसके बाद मैंने डीएसपी सदर को भी एप्लीकेशन दी हुई थी इस मामले की। डीएसपी सदर के पास भी जाकर उसने कहा, डीएसपी के 1200 के स्टाम्प पे ये फ़ैसला लेके आए। उसके बाद ये 1200 के स्टाम्प पे मैं फ़ैसला लिखवा के और ये फराज जैदी साहब के साइन करवा के सारी चीज़ें करके ले के गया हुआ हूँ। और इसके आखिरी लाइन में लिखा हुआ है 6 नंबर से, आज से पहले के तमाम मामलात मोहम्मद शकील वल्द फैजुल्ला एम प्रॉपर्टी के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म का चेक या रसीद का कोई कानूनी तरीके से क्लेम नहीं कर सकता और ना ही फराज जैदी किसी की मामले का फैज़ रियल स्टेट से कोई क्लेम कर सकता है। बस मेरा यही कहना है कि फराज जैदी मुझे धमकियां दे रहा है, मुख्तलिफ़ लोगों से धमकियां दिलवा रहा है, तो बराए करम इन धमकियों को ख़त्म किया जाए। और फराज जैदी ने इसके बदले में मुझे एक कमर्शियल प्लाट दिया हुआ है जो और बाकी उसने पेमेंट करनी है, वो मेरी पेमेंट मुझे दिलवाई जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह टोन के सारे डीलरों ने मेरे साथ काम किया हुआ है और एक भी मेरा किसी के साथ कोई भी क्लेम नहीं है और ना मेरा है ना मेरे डीलर भाइयों का है और ना ही आज तक मेरा सिटी हाउसिंग से किसी किस्म का कोई मेरा क्लेम बनता मेरी तरफ से कोई मसला बना है। और सबसे मामला ज़रूरी EED का मामला है, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस इंशाल्लाह हम अल्लाह खैर की 1-2 दिनों में वो करेंगे, वो और ज़्यादा मीडिया में बुला के करेंगे। और जो मामलात अगर 2 दिनों में हल नहीं होते, मैनेजमेंट ने कहा है कि जी हम मंगल वाले दिन आपके सारे मामलात क्लियर कर देंगे। अगर ये EED के मामलात बरोज़ मंगल सिटी हाउसिंग क्लियर नहीं करती, उसके बाद हम फिर सिटी हाउसिंग के बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें हम सारी चीज़ें बताएंगे कि जी ये मामलात जो सिटी हाउसिंग ने हमारे पेंडिंग किए हुए हैं, सिटी हाउसिंग ने इस चीज़ को हमें प्लाट दिए हुए हैं और ये प्लाट आगे प्रोसेस नहीं करवा रहे। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम।
अभी मैं अपनी बात बढ़ाने से पहले कुछ फैक्ट्स जो हैं कुछ फैक्ट्स हैं उनको हाईलाइट करना ज़रूरी समझता हूँ। सबसे पहले मेहरबानी करके ये सब नोट फरमा लें कि हम किसी भी ग्रुप के ख़िलाफ़ इलेक्शन का स्टे लेने नहीं जाएंगे। हम इंशाल्लाह 9 तारीख़ को जो इलेक्शन इन्होंने प्लान में दिया है उसके मुताबिक इनके ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ेंगे। ये सब को क्लियर हो जाना चाहिए। नंबर 2, हम किसी भी ग्रुप की किसी गलत चीज़ के साथ मिल के उस ग्रुप के साथ मिल के किसी ग्रुप को टारगेट नहीं करेंगे। ये जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ये फेयर अलायंस मूवमेंट की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये हाईलाइट करना है कि हम जो बात कह रहे थे वो ना सिर्फ सच्चाई पर मबनी है बल्कि उसमें फैक्ट्स और फिगर भी मैं पेश करूंगा। दूसरा, मैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से एक बात कहना चाहता हूं कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने लेन देन के हवाले से एनओसी उन्होंने कहा जी आपने सिटी हाउसिंग से लेना है। ये हमने नहीं कहा, ये फेयर अलायंस मूवमेंट ने नहीं कहा। ये किसका था? इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आपने एनओसी लेना है, वहाँ से आपके मामलात क्लियर होने चाहिए। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ने कहा हुआ है कि उम्मीदवारों को जो चुनाव है वो अच्छे उम्मीदवारों का चुनाव होना चाहिए और जो लोग किसी भी माली बेज़ाब्तगी उन्होंने जानबूझ के की हुई है वो इसके असूलन अहल नहीं है। अब मैं इन बातों की रोशनी में अपना एक और मौक़िफ़ पेश करता हूँ। मैंने नदीम तालब साहब ने और भुट्टा साहब ने एच ब्लॉक, एफएफ ब्लॉक और एफबी ब्लॉक के डील्स ली हैं। पहले दोनों जो डील्स हैं, जो एच ब्लॉक की है और एफएफ ब्लॉक की है, उसमें हम 3 पार्टनर थे। मैं था, भुट्टा साहब थे और नदीम तालब साहब थे। और जो एफबी ब्लॉक की डील है उसमें हम 5 पार्टनर थे। 3 हम यही थे। 2 जो दोस्त ऐड हुए वो एक शेख साहब हैं फाल्कन रियल स्टेट वाले और एक जो हैं वो राजा फारूक साहब हैं दोस्ती स्टेट वाले। ये हम 5 हो गए थे। टोटल जो इस डील में प्लाट थे एफबी ब्लॉक की डील में वो तकरीबन 200 थे और एक हिस्से एक जो दोस्त था उसके हिस्से में तकरीबन 40 प्लाट आए। हमने 40 प्लाट की हमने अपनी पेमेंट जमा करानी थी। वो हम अपनी पेमेंट जमा कराने के लिए लग गए। 23 जुलाई मैं सीनियर सेल्स मैनेजर के पास जाता हूँ और मैंने एक फ़ाइल वेट करानी थी। तो सीनियर सेल्स मैनेजर मुझे कहते हैं कि आपका जो पूरा जो आपने सब ने पैसे जमा कराए हुए हैं और जो फ़ाइलें आपने वेट कराई हैं उसके मुताबिक आपके पैसे ख़त्म हो चुके हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि जनाब मेरे पैसे तो मैंने जो जमा कराए हैं वो तकरीबन 8 करोड़ और 75 लाख हैं और मैंने अभी टोटल जो है ना कोई 8 फाइलें अपनी वेट कराई हैं। मेरे तो पैसे जो है ना वो काफ़ी सारे बैलेंस में बनते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं वो तो हमें नहीं पता क्योंकि ये आपकी कंबाइंड डील है। मैंने कहा जनाब इसका मामला जो कंबाइंड डील ज़रूर है लेकिन हमारे पैसे तो अपने नाम से जमा हो रहे हैं और जो वेटिंग हो रही है वो भी अपनी स्टेट के लिहाज से हो रही है। तो मैं इसको आपके सामने सारा जो है सच वो लेकर तो आपके सामने आता हूँ। वहाँ से मैं अकाउंट डिपार्टमेंट में गया। वहाँ से जिन जिन स्टेटों के जितने पैसे उन्होंने जमा कराए हुए थे वो मैंने उनसे अकाउंट वाले से डिटेल ली। वो डिटेल में आप लोगों से उस दिन की, ये 23 जुलाई की मैं बात कर रहा हूँ, शेयर करता हूँ।
इसमें भुट्टा साहब जो हैं उन्होंने 7,70,50,000 जमा कराए हुए थे उस वक़्त तक। दोस्ती स्टेट जो राजा फ़ारूक साहब की है उन्होंने 4 करोड़ जमा कराए हुए थे। फाल्कन रियल स्टेट ने 10,75,00,000 जमा कराए हुए थे। गोल्ड लाइन ने उस वक़्त तक 4,70,50,000 जमा कराए हुए थे। और मेरे वाली जो स्टेट थी शमीम एंड सन्स उन्होंने 8,75,00,000 जमा कराए हुए थे। ये अब बैलेंस जो मैं कह रहा हूँ ये आप किसी भी वक्त पर कोई भी दोस्त जो कंपनी का लेजर है उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं। जो मैं डेट दे रहा हूँ उसके मुताबिक ये था। अब मैं चला गया रईस साहब के पास जो कि वेटिंग जो है ना जो कर रहे थे। मैंने जब उनसे वेटिंग पूछी कि किसी की कितनी है तो जनाब उन्होंने वेटिंग बताई। बैरिया स्टेट जो है वो 26 फाइलें वेट करा चुका था जबकि उनकी पेमेंट अंदर थी 7,70,50,000। दोस्ती स्टेट की 9 फाइलें थीं जो जमा हुई। फाल्कन रियल स्टेट की जो है वो 19 फाइलें थीं। गोल्ड लाइन की 5 फाइलें और शमीम एंड सन्स यानी मेरी 8 फाइलें हुई थीं। और मेरा तकरीबन जो है वो 3.25 करोड़ रुपया अभी रहता था। तो मैंने ये जो सिचुएशन है ये मैंने शेयर की सीनियर सेल मैनेजर तौसीफ साहब से। मैंने उन्हें कहा कि मेरे तो इतने पैसे रहते हैं। उन्होंने कहा जी हम भुट्टा साहब को बुलाते हैं और ये मामला जो है ना हम क्लियर करते हैं। मैंने कहा मामला तो मेरी तरफ से क्लियर है, डॉक्यूमेंट्स आपके बोल रहे हैं दोनों तरफ से, मैं अपने पास से तो कोई फैक्ट फिगर दे नहीं रहा। तो इसलिए उनको बुलाना है तो बुला लें। मेरी तरफ से सिचुएशन क्लियर है कि उन्होंने ये पैसे जो है वो अगली डील में डाल दिए हैं जो कि करीब डील कौन सी थी, खारियाँ की। ठीक है, तो इस मुद्दे को हल करें। उन्होंने कहा कि ठीक मैं बात करता हूँ। खैर वो कहते हैं जी मैंने कई दफ़ा उनको कहा है लेकिन वो नहीं आ सके, वो मसरूफ़ हैं और इस तरह की बात कर दी। नदीम तालब साहब ने भी 1 महीना उनके पीछे लगे रहे कि इनको जो है ना वो क्लोज़ करें ताकि मसला हल हो, नहीं हुआ। अजान हो रही है। ओके, अजान के लिए हम वक्फा करते हैं, इससे आगे मैं फिर आपको लेकर जाऊँगा क्या बात है। थैंक यू। बगैर पैसे के वेटिंग 1 मिनट सब्र कर दीजिए। एक सेकंड क्या है चलो। तो मैं ये बता रहा था कि अंदर से दोनों स्टेटें मैंने अंदर से ली हैं और ये स्टेटें जो हैं वो लेजर के मुताबिक हैं। इसमें यानी मेरी तरफ से कोई एडिशन नहीं है। अब खारियाँ की डील ख़त्म हो गई, भुट्टा साहब फिर भी नहीं आए। उसके बाद जो है नदीम तालब साहब इनसे रब्ता करते रहे और बकौल तौसीफ साहब के वो भी रब्ता करते गए, ये मामला हल नहीं हुआ। मैं आपको इस इलेक्शन के फ़वाइद गिनवा सकता हूँ। अभी ये इलेक्शन जो हुआ है इसका पहला फ़ायदा ये हुआ है कि जितने लोगों के मामलात लेन देन के थे ये मुद्दा जो है वो फेयर अलायंस मूवमेंट ने उठाया और अल्लाह के फजल से काफ़ी लोगों के पैसे जो है वो क्लियर हो चुके हैं, या कम अज़ कम पाइपलाइन में ज़रूर हैं, या दोस्त कह रहे हैं कि जी हम वापस करेंगे। कुछ दोस्त इधर बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने क्लेम किए हैं। कुछ दोस्त दूसरे ग्रुप में हैं जिन्होंने अपने क्लेम जो है वो इलेक्शन कमीशन को जमा कराए हुए हैं, और कुछ दोस्त उनके अपने पास हैं जो इस उम्मीद पे हैं कि हमें भी पैसे मिल जाएंगे इंशाल्लाह। तो हम तो दुआ करते हैं सब के लिए कि सबको पैसे मिलने चाहिए। हमने तो अच्छाई का साथ देना है और हम चाहते हैं कि लोगों के जो जायज़ पैसे हैं वो उनको वापस मिलें। जो भी कमिटमेंट किसी ने की है वो उसको पूरा करे। तो मैं अब कल तक ये लोग नहीं बैठे, इलेक्शन आ गया, इसका फ़ायदा देखें। जब उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने जो प्रेसिडेंट के उम्मीदवार थे और जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार थे उनका एनओसी के लिए अंदर भेजा, तो ये जो ग्रुप है इनका एनओसी कंपनी ने रोक लिया क्योंकि मामलात क्लियर नहीं थे। अब इनको बैठना पड़ गया। कुछ दोस्त सोशल मीडिया पर कह रहे हैं ना कि जी कर्नल साहब ने पहले क्यों नहीं कहा, तो मैं ये तफसील सारी इसलिए बताई है कि ताकि उनको पता हो कि 23 जुलाई से कर्नल साहब तो बोल रहे थे, और इसका पता जो है वो हमारे जो पुराने सदर हैं गोगा साहब उनको भी पता है। तो अभी ये है कि इनका एनओसी जो है वो पेंडिंग में है। इनको कहा गया है 4.25 करोड़ का 23 जुलाई से लेकर कल तक मेरे पैसे यूज़ हुए हैं जो भुट्टा साहब ने किए हैं। कल उधर जो है ये बात क्लियर हो गई है। अब ये पैसे उन्होंने इंशाल्लाह सोमवार को कल जमा कराएंगे
वो करा देंगे अंदर। ये एक पहलू हो गया। मैं उनका मशकूर हूँ कि अगर वो कल पैसे जमा करा देते हैं तो मैं उनको अप्रिशिएट करूँगा और मैं कहूँगा वेल डन, आपने बहुत अच्छा ये काम किया है। लेकिन 2 सवाल और भी रहते हैं। पहला सवाल ये है कि मेरे जो पैसे हैं वो 5 महीने तकरीबन इस्तेमाल हुए हैं, इनका क्या होगा ये उन्होंने बताना है। इसमें 2 चीज़ें और मैं बताना चाहता हूँ। पहली चीज़ ये है, इखलाकी एतबार से कोई भी कैंडिडेट जिसका फैक्ट्स फिगर में एक चीज़ वाज़े ब्लैक एंड वाइट में सामने आ जाती है, अखलाकी लिहाज से उसे स्टेप डाउन करना चाहिए। ये ग्रुप जो है इनके पास माशाल्लाह ये कहते हैं कि हमारे पास 200 वोटर हैं, CEO हैं। मुझे यकीन है कि एक सदर चला भी जाए तो उसमें बहुत सारे लोग साफ शफाफ मामलात रखने वाले हैं। किसी को खड़ा कर दें, भाईजान हमने इलेक्शन आपके ख़िलाफ़ लड़ना है, उसमें कोई जाने शक शुबा गुंजाइश नहीं है। और धांधली से या आपके खौफ से ये बात हम नहीं कर रहे। ये फैक्ट्स फिगर है जो हम पेश कर रहे हैं और सब के लिए पेश कर रहे हैं। तो अखलाकी लिहाज से मैं समझता हूँ कि अगर आप स्टेप डाउन करेंगे, मैं आपके इस इकदाम को वेलकम करूँगा। फेयर अलायंस मूवमेंट आपको इस इकदाम पर शाबाश देगी। ये एक बात है। अब दूसरा बात आ जाती है इसकी कानूनी पहलू। मैं इलेक्शन कमीशन से कहता हूँ कि ये फैक्ट्स फिगर तो अंदर से ले सकते हैं, वो जब मर्जी ले सकते हैं। मैंने अगर कोई गलत बात की है तो वो ज़ाहिर हो जाएगी। मैं फैक्ट्स फिगर की बुनियाद पर कह रहा हूँ कि आपको अब इनको इलेक्शन लड़ने के लिए जो अहलियत का मेयार है उसमें इसकी रोशनी में जांच लें और फ़ैसला आपने करना है कि क्या आप इस टाउन में चाहते हैं कि दयानतदारी की तजारत हो या ना हो। ये फ़ैसला आपका है, ये फ़ैसला अवाम का है। और मैं वो वोटर जो बेशक हमारे ख़िलाफ़ भी वोट डाल रहे हैं, मैं उनको भी कहूँगा कि अगर आप इस सच्चाई के साथ स्टैंड नहीं करते तो जनाबे वाला कल आपके जो भी मामलात होंगे उसमें रोना नहीं है, उसमें आपने सच का साथ नहीं दे रहे तो कल कम अज़ कम आप किसी को ये नहीं कह सकेंगे कि हमारे साथ ये धोखा हो गया है या हमारे साथ ये ज़्यादती हो गई है। मेरा फेयर अलायंस मूवमेंट का यही पैगाम है कि हम इंशाल्लाह 9 तारीख को इन सब के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ेंगे, फेयर तरीके से लड़ेंगे। कोई बेईमानी और गठजोड़ जो है वो हम नहीं किसी से करेंगे और ये मामलात जो हैं इनमें शफाफियत लाएंगे, चाहे हमारे अपने हों चाहे किसी के हों। मेरे इस बातचीत से अगर मैं गलत बयानी की है तो मैं उससे माफ़ी मांगूंगा और अगर गलत बयानी की नहीं की तो फिर दिल आज़ारी पे मैं आपसे माजरत कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया।